कक्षा 11 गणित चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। आज हम करा रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके लास्ट तक। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इसमें क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एफ जी आर टू आर, पहले इसका मतलब समझिए ये क्या है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन भी जो है वो जी है। इसकी जो दोनों फंक्शनों की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और इसकी जो कोडोमेन है दोनों फंक्शन की एफ और जी की वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। अब आगे जो एफ फंक्शन है वो ये दे रखा हमें और जो जी फंक्शन है वो ये दे रखा है, यानी कि एफ फलन ये दे रखा, जी फलन ये दे रहा। द्वारा परिभाषित एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपॉन जी याद कीजिए। तो इसके एक प्रगुण था योग, घटाना और भाग वाला, तो उस प्रगुण का यूज होगा। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे एफ प्लस जी। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ये दिखा देते हैं हम। देखिए एफ प्लस जी ये हमें निकालना, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से यहाँ पे इंटू में एक्स रखेंगे और प्रॉपर्टी ये होती है एफ प्लस जी जो होता है वो एफ एक्स प्लस के जी एक्स के इक्वल होता है और एफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वन और जी एक्स के स्थान पे रखेंगे कितना है, टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स और टू एक्स कितने हो जाएंगे, थ्री एक्स और माइनस थ्री प्लस वन हो जाएंगे माइनस टू। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा वाला बिल्कुल सेम देखिए ऐसे निकालना, एफ माइनस जी। तो क्या करना, हमें अपनी तरफ से यहाँ पे एक्स लिखना है और ये प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन अंतर जो होता है उन दोनों के अलग अलग, दोनों फंक्शन के अलग अलग के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा जी एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे वही क्या दे रखा हमें, एक्स प्लस वन और जी एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री है, चूँकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसे भी सोल्व करेंगे तो देखिए आएगा माइनस का एक्स और तीन और एक हो जाएंगे चार। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला है एफ अपॉन जी। तो देखिए एफ अपॉन जी की ये प्रॉपर्टी है, तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के यहाँ रहेंगे एक्स। तो जो एक्स होगा वो ऊपर वाला फंक्शन जो है वो भी एक्स में होगा और जो नीचे वाला फंक्शन होगा जी ये भी एक्स में होगा। अब देखिए एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन और जी एक्स दे रखा हमें टू एक्स माइनस थ्री। ठीक, तो ये इसका, इससे बस ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन क्या, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कि f, यानी कि f का मतलब ये फंक्शन हमें दे रखा है। कैसा फंक्शन है कि इसकी जो डोमेन है वो एक है और रेंज क्या है वो भी एक है। डोमेन 2 रेंज 3, डोमेन 0 रेंज ये। जेड से जेड का मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इंटीजर है और जो कोडोमेन है वो भी इंटीजर है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित कीजिए। तो दो बातें हमें इसमें निकालनी है, एक तो ये बताना है कि ये एक फलन है और ये भी बताना है ए बी के मान क्या होंगे। अगर वास्तव में ये फलन है तो x के निश्चित मान के लिए y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, यानी यूनिक मान प्राप्त होना चाहिए। x के एक ही वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दे रखा है f 1,1 और है 2,3 0, -1 और -1, -3। ये हमें फंक्शन दिया होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी हमें दिया है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ये एफ एक्स का मतलब होता है बाई, यानी एफ एक्स को हम रेंज भी बोलते हैं। जब एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखिए जब x इक्वल टू 1 है तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1, ये एफ एक्स होता है। एफ एक्स कितना है, वो भी 1 है। ठीक है, पहला x को बोलते हैं डोमेन, एफ एक्स या y बात एक ही है, इसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, तो अब हम देखिए एफ एक्स के स्थान पे हमने 1 रखा
और x के स्थान पर क्या रखा 1, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे आ गया, यानी कि ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये डाल दी हमने इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या लिखा, x बराबर 2 तथा fx कितना है इसमें, x बराबर 2 है, fx बराबर 3। अब देखिए x के स्थान पर 2 रखेंगे और fx के स्थान पर 3, कहाँ पर, इसमें। तो fx के स्थान पर हमने देखिए 3 रखा, x के स्थान में क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो यहाँ से फिर एक समीकरण बनेगी, ये हो जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, क्या इक्वेशन 2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो सॉल्व करने के लिए पहले देखिए यहाँ माइनस कर देंगे फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, 2 माइनस फर्स्ट। तो इसके लिए क्या करना, पहले लिखेंगे ऊपर नीचे, देखिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और नीचे क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे ऐसा सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग बात एक ही है। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, a बचेगा। यहाँ 3 में से 1 गए 2, a की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब इस a के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में देखिए a के स्थान पर हमने 2 रख दिया और प्लस b इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1, यानी जो v आ गया -1 हो गया, ठीक है। मुझे ए वी की वैल्यू मालूम हो गई। तो फंक्शन क्या हुआ, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2 और बी के स्थान कितना रखेंगे -1। अब हमें ये बताना है, इसलिए अब हमें ये बताना है कि ये जो है फंक्शन है। अगर वास्तव में फंक्शन है तो लास्ट बाद की जो 2 वैल्यू बची हैं, कौन सी वाली, ये वाली, इसके लिए फलन जो है परिभाषित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम एक्स के स्थान पे आप रखेंगे 0, तो सोल्व होकर -1 आना चाहिए। अगर आएगा तो सही है, देखिए सोल्व करा -1 आ गया। अब एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे। एक्स के स्थान क्या रखा, -1 रखा, और फिर देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, वो कितनी आनी चाहिए, सोल्व होके -3 आनी चाहिए। अगर -3 आ गई तो इसका मतलब ठीक है, अदरवाइज गलत है। कितना है ये है -1, तो कितना हो गया ये, -2 -1 इज इक्वल टू आ गया -3, ठीक है। कितना हो गया, -3। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू के लिए y की जो है एक निश्चित वैल्यू आ रही है, यानी परिभाषित वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब एफ एक्स ये जो है कैसा है, फंक्शन, f जो फंक्शन है वो एक फलन है, ठीक है। जो संबंध है f वो एक फलन है, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - y एक परिभाषित फलन है, एक परिभाषित फलन है। तो ये चीज़ हमें लास्ट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी ये हो गई, बी की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से ये चेक भी हो गया कि फंक्शन कैसा है, परिभाषित है, 2x - 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसे देखते हैं कि इसमें है क्या। एक आर यानी रिलेशन हमें दे रखा, कैसा रिलेशन है कि डोमेन उसकी ए है और रेंज क्या है, बी है। ए और बी दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, और इन दोनों में जो रिलेशन है वो ऐसा दे रखा है कि दूसरा वाला जो बी है वो उसका जो वर्ग है वो ए के बराबर है। क्या रिलेशन है कि दूसरे वाले का जो वर्ग है वो ए के बराबर है। परिभाषित एन से एन का मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक संबंध आर है
क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? अब हमें बताना है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तीन बातें, एक दो तीन। पहली, क्या ए कोमा ए आर सभी ए बिलोंग्स टू एन, ये सत्य है या नहीं है? तो वो हम यहाँ जो संबंध दे रखा है उससे देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो रेंज है उसके स्थान पे ए रखेंगे, ठीक है, और जो दूसरा है वो बी उसके स्थान पे ए रखेंगे। सोल्व करके जो रिलेशन है वो सेम टू सेम आना चाहिए। अगर आ गया तब तो सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन है मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ। कैसे? देखिए, रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो ये दे रखा है कि ए का जो रिलेशन बी से है वो इस प्रकार का है कि ए जो है वो बी का वर्ग है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। और ए क्या है? नेचुरल नंबर। ए बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। चलिए अब देखिए इस पर लगा देते हैं। ए रिलेटिव ए हमने लगाया, अब इसे सोल्व किया। ए पहले भी ए रखा और बी के स्थान में क्या रखा हमने? ए रखा। अब देखिए यहाँ से क्या ए स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? केवल तब हो सकता है ए स्क्वायर के इक्वल जब ए जीरो हो, लेकिन जीरो इसके अंदर ले नहीं सकते क्योंकि एक ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है। चूंकि ए एक नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए जो ए होगा कभी भी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देखिए, अगर यहाँ पे सभी के लिए कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे ए के स्थान पे वन रख दें तो देखिए इक्वल हो सकता है ए वन, वन का स्क्वायर जब करेंगे तो वन, ठीक है। लेकिन क्या करा? सभी के लिए ए बिलोंग्स टू एन, यानी दो रखोगे तो यहाँ दो आएगा, यहाँ पर चार आएगा, तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। या जीरो रख दोगे तो हो जाएगा। तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इसलिए ये कैसा है? असत्य है। बात समझ में आ गई? सत्य क्यों हुआ? क्योंकि ए स्क्वायर का इक्वल नहीं हो सकता सभी एन के लिए। कुछ के लिए तो हो जाएगा, इसके लिए ए वन के लिए हो रहा, और वन से नहीं सभी के लिए कह रहा। सभी का मतलब जितने भी नंबर है सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसी का देखिए बी पार्ट है। बी पार्ट को देखते हैं कि बी क्या कह रहा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। ये है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा बी जो है रियल नंबर है, तो क्या बी कोमा ए भी रियल होंगे? बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हम बताना है। ये अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए और बी जो संबंध में है, तो क्या इसके अपोजिट भी संबंध बना रहे हैं जो हमें दे रखा? तो चेक कर लेते हैं। देखिए, जब ए रिलेशन बी है तो क्या संबंध है? ये संबंध है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी क्या? दोनों ही रियल नंबर है। ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसका उल्टा करके देखो, जब बी रिलेशन ए करेंगे तो क्या आएगा? ए के स्थान में बी कर दो, बी के स्थान पे ए कर दो। अब ये दोनों सेम है क्या? दोनों ही देखिए डिफरेंट है। ये ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों ऊपर कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो कैसे हो गए? असत्य। क्योंकि सेम टू सेम होते हैं तो बिल्कुल सेम एक जैसी कंडीशन आनी चाहिए, यानी बी पे ही स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन। देखिए तीसरी को हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो इसका देखिए तीसरा पार्ट क्या है? ए बी अगर संबंध बना रहे हैं, बी या सी भी संबंध बना रहे हैं, तो क्या ए या सी भी संबंध बनाएंगे? कौन सा वाला? जो हमें ये दे रखा है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं फिर। तो चेक करने के लिए क्या करना है हमें? जो हमें रिलेशन दे रखा है पहले वो लिखेंगे। रिलेशन क्या दे रखा? कि ए का बी से जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि पहला जो है वो दूसरे के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बी और सी में बनाएंगे। बी और सी का जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के वर्ग के इक्वल है, ठीक है। अब इनकी हेल्प से क्या तीसरा वाला ऐसा ए प्राप्त हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए इस बी को उठा के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ देखिए मैंने बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। तो बी के स्थान पे क्या रख दिया मैंने? सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा? सी की पावर 4 आ रहा।
तो रिलेशन क्या बनना है यहाँ पे, ये बनना है ए रिलेटिव सी स्क्वायर बनना, जबकि क्या बनना चाहिए, ए रिलेटिव सी बनना चाहिए। अपन क्या यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी। अगर ऐसा हो तो पहला जो है दूसरे के बर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा तो बनना है, लेकिन नॉट इक्वल टू ए रिलेशन सी। अतः कैसा हो गया ये, असत्य। अब देखिए इसमें ये भी कहा है कि प्रत्येक दिशा में अपने उत्तर का औचित्य लिखो, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। तो ये औचित्य भी ये हमने करके दिखा दिया यहाँ पे, यही औचित्य हो गया। जो पहले वाला था उसमें भी हमें देखिए ये लाइन यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि दोनों प्रतिबंध समान नहीं है, अतः कैसा है, ये असत्य है। क्योंकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दोनों कैसे हो गए, असत्य हो गए, इसलिए क्या हो गया, ये समान नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना। देखिए एक समुच्चय हमें ए दे रखा है, दूसरा समुच्चय बी दे रखा है, और एक ये संबंध दे रखा है, ठीक है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य, अब हमें बताना है कि जो एफ दे रखा क्या वो एक संबंध है। तो भाई संबंध पता करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संबंध कैसे कहते किसे। अगर वास्तव में ये संबंध है तो इसके सभी एलिमेंट जो होने चाहिए वो ए क्रॉस बी में होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, अगर उसके अंदर ये सारे अवयव आ गए तो हम कहेंगे एफ ए से बी में एक संबंध है, ठीक है। उसके बाद यही बताना है कि एफ ए से बी में एक फलन है। कोई भी संबंध फलन तब होता है जब उसके पहले अवयव एक जैसे ना हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखिए 2 9 और यहाँ पे 2 पे 11, यानी कि इस प्रथम अवयव देखिए 2 9 और 2 11 के प्रथम अवयव एक जैसे हैं। इसका मतलब ये जो संबंध है वो फलन नहीं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अब देखिए मैंने ए क्रॉस भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें संबंध दिया हुआ है ये वाला, तो 1,5 देखिए 1,5 ये आएगा, ठीक है। दूसरा है 2,9 2,9 2,9 देखिए ये है, और तीसरा है 3,1 3,1 ये आ गया। उसके बाद है 4,5 4,5, और फिर देखिए 2,11 और 2,11, यानी कि दिए गए संबंध के सभी अवयव जो है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है ए से बी में संबंध है। तो इसे हम लिखेंगे चूंकि एफ इज ए सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है। क्योंकि एफ के जितने भी अवयव है वो सब क्या है, ए क्रॉस बी में है, इसलिए क्या लिखेंगे, एफ ए से बी में संबंध है, इसलिए एफ ए से बी में एक संबंध है। ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। क्यों है, क्योंकि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ के जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। अब सेकंड वाले को लिखना, देखिए सेकंड वाले में हमें क्या लिखना, सेकंड वाले में लैंग्वेज हम लिखेंगे संबंध कौन सा, 2,9 और दूसरा 2,11 संबंध 2,9 2,11 के प्रथम घटक बोल दीजिए या आप बोल दीजिए प्रथम घटक समान नहीं, एक समान है, एक समान है, अतः एफ ए से बी में एक फलन नहीं। तो ये वाली लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, फलन नहीं, ठीक है। तो संबंध ए 2,9 2,11 के प्रथम घटक एक समान है, अतः एफ ए से बी में एक फलन नहीं है। क्योंकि फलन तभी होता है जब इसके पहले अवयव सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कौन से वाले में, इस वाले में, और इसमें क्या है, प्रथम अवयव एक जैसे हो गए, इसलिए ये फलन नहीं है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे है,
क्या है पहले इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक एफ दे रखा हमें और इसमें ये रिलेशन है, ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए इंटू बी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्लस हो रहा है। ए बी जो कैसे हैं, जेड, जेड का मतलब इंटीजर है, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। यानी कि जो एफ है वो जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या है, एक संबंध है हो गया। क्या एफ जेड से जेड एक फलन है? अब संबंध तो है ये, क्यों है, क्योंकि हमें कह दिया कि ये जो है जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है, यानी ये हमें संबंध तो दिया हुआ है। क्यों दे रखा? क्योंकि जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। अब ये बताना क्या ये फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। अगर वास्तव में फलन है तो x के प्रत्येक मान के लिए y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, यानी यूनिक मान प्राप्त होना चाहिए। डोमेन के लिए रेंज जो आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसा नेचुरल नंबर देखें जिसमें एक ही वैल्यू देने पर, मतलब एक ही वैल्यू देने पर दो अलग अलग मान आ जाए, यानी एक ही की दो इमेज बन जाए। तो ऐसा हमें इसमें तलाशना पड़ेगा। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ये बनाया है। अब यहाँ पर जरा देखेंगे कि ये फलन है या नहीं है। तो हमने बताया था कि फलन तब होता है जब यूनिक एलिमेंट बने। तो यहाँ पर देखिए, हम एक काम करते हैं, a बराबर जो ले लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है, और b बराबर क्या ले, क्योंकि z क्या है, इंटीजर है और इंटीजर में 0 भी आता है, और b ले लेते हैं 1। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो a भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला जो आ गया ये 0 हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, अब निकालेंगे हम a प्लस बी, a प्लस बी निकालेंगे, 0 प्लस 1 16 का आया 1, यानी कि 0 की जो इमेज बन गई वो कैसी बन गई, 1 पे बन गई, ठीक है। अब दोबारा हम पुनः, अब देखिए हम a बराबर तो 0 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें ये दिखाना है कि ये सभी के लिए होना चाहिए सेटिस्फाई। b के स्थान पर हमने 2 ले लिया। जब ऐसा लेंगे तो a भी कितना आएगा, a भी आएगा 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0 आया। अब a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, कितना आया, ये तो 0 ही रहा लेकिन ये कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 2 बन रही है, ठीक है। अब इसी तरह से आप और भी ले सकते हो, जैसे a बराबर 1 ले लिया आपने, b बराबर 1 लिया, तो a भी कितना होगा, a भी हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि 1। और यहाँ पे देखिए, अब a इज इक्वल टू दूसरा, अब यहाँ पे a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 16 कितना आया, 2 आया। तो 1 की इमेज कितनी बननी है, 2 बननी है, यूनिक बननी है। इन 2 की एक इमेज तो हो सकती है लेकिन 1 की 2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 की 2 इमेज बन गई, 1 और 2। इसी तरह से आप और भी ले सकते हो, a बराबर 1, कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह आप चेक कर दे सकते हो। तो हम यहीं पे फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध बनना क्या बना, यहाँ पे देखिए क्या बना, संबंध, यहाँ लिख देता हूँ, संबंध कौन सा, 0,1 और 0,2 के प्रथम जब समान है के प्रथम घटक, क्या लिखेंगे, प्रथम घटक समान है, अतः यह फलन नहीं, अतः यह फलन नहीं है। तो ये वाली बात हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 0 लिया, 1 लिया, फिर 0 3 लेकर देख लें, यानी 0 के साथ लेंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। और जबकि ये कह रहा है कि सभी के लिए होनी चाहिए, तो संबंध तो है ये लेकिन फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पर 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी कि प्रथम अवयव एक जैसे हैं और जो रेंज है वो अलग अलग आ रही है। जबकि ऐसा नहीं आनी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वो लास्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या, पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक हमें ये समुच्चय दे रखा है a से n, a से n का मतलब
इसकी जो डोमेन है वो तो ये लेनी 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन ये जो कोडोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। एफ एन टू एन एक महत्तम अभाज्य गुणांक है, यानी कि यहाँ पर जो एन के स्थान पर हम जो रखेंगे तो जो 16 का आएगा वो महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, महत्तम अभाज्य गुणांक परिभाषित है। तो एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब पहले हम इसमें जो संबंध बनेगा वो बनाएंगे, और संबंध का जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं परिसर। तो देखिए पहले हम संबंध बनाते हैं, क्या क्या संबंध बनेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, देखिए संबंध हमारा ये है, ए के स्थान पर तो हमें रखना 9, 10, 11, 12, तो संबंध है हमारा एफ ए टू एन, कैसा है ये वाला, एफ एन इजिकल टू एन। अब इसमें कौन सा लेना, महत्तम अभाज्य गुणांक लेना। क्या लेना इसमें, महत्तम अभाज्य गुणांक, महत्तम अभाज्य गुणांक। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसके स्थान पर रखेंगे 9, तो 9 रखा तो 16 का 9 ही आएगा। अब इसमें क्या लेना हमें, महत्तम अभाज्य गुणांक, तो भी इसे टुकड़े करेंगे इसके, तो क्या होंगे, इसे गुणे 1 गुणा 3 गुणा 3, तो महत्तम अभाज्य गुणांक क्या हो गया इसका, 3 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे, इसके अंदर 16 का लिखेंगे, महत्तम अभाज्य गुणांक कितना जाएगा इसका, 3, यानी कि हमें जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो संबंध बनेगा, रिलेशन, वो बनेगा 9,3, क्योंकि महत्तम अभाज्य गुणांक लेना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं। अब हम रखेंगे क्या, 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। अब इसके टुकड़े करेंगे, क्या आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणांक कौन सा है, अभाज्य का मतलब जिसका केवल एक गुणनखंड हो। अब महत्तम वाला लिखना, तो महत्तम अभाज्य गुणांक, तो इन दोनों में सबसे महत्तम कौन सा है, 5 है, तो इससे क्या रिलेशन बना, 10,5। ठीक है, अब क्या लिखना है, इसके बाद लिखना 11, तो 11 क्या टुकड़े करेंगे 11 के तो वही रहेंगे, महत्तम अभाज्य गुणांक कितना हो गया, 11 पे 11 ही हो गया। इसी प्रकार से अब हम और भी निकालेंगे। अब निकालते हैं 12 पे, तो 12 पे करेंगे आएगा 12, और 12 के टुकड़े करेंगे, 1 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। अब इसमें सबसे महत्तम कौन सा है, तो हमें जो रिलेशन बनाना है वो कैसे बनाना है, रिलेशन इस तरह से बनाना है कि 12 रखने पर महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, यानी कि 3 लेना। अब उसके बाद आ गया 13, तो 13 रखेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। इसके टुकड़े करेंगे 1 इंटू 13, महत्तम अभाज्य गुणांक कितना हो गया, 13 ही हो गया। ठीक है, अब क्या बताना हमें, इसका परिसर। परिसर कौन सा होता है, संबंध का सेकेंड अवयव। तो संबंध का एक तो संबंध हमारा ये बना 9, 3 का, दूसरा संबंध बना ये वाला, तीसरा बन गया ये वाला, चौथा बना ये वाला, और ये, और संबंध का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो हमें क्या पूछा, इसका महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। इसलिए एफ का परिसर, तो एफ का परिसर क्या हुआ, एफ का परिसर हुआ, पहले हुआ 3 क्योंकि महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, दूसरा हुआ 5, फिर 11, और उसके बाद इसमें कितना महत्तम अभाज्य गुणांक, 3 पहले हम ले चुके हैं क्योंकि रिपीट नहीं करना, फिर आ गया 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3, 5, 13, ये इसका आंसर हो गया, 3, 5, 13, 3, 5, 13, एक, हाँ 3, 5, 11, 13। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने विविध प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान तरीके से करा दिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हम टेस्ट भी इस ग्रुप में लेते हैं, और उस टेस्ट का जो लिंक है वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।